यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर जनरल दिखाया गया है कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म शो किया गया है, न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन पे शो किया गया है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाया गया है, उसके बाद न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, साइटोइलेक्ट्रॉन, देन नेक्स्ट गोल्जी apparatus, माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियूल, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री राइबोसोम्स। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फ़र्क होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच नहीं होते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं। बाकी इनकी फंक्शनिंग भी डिफरेंट होती है। तो इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे और इनकी फंक्शनिंग की बेस पे इनके जो नेम्स हैं वो सेपरेट रखे जाते हैं। बेसिकली होते दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं और इस डायग्राम के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो एडजेसेंट सेल्स की, मतलब ये एक सेल है और ये एक अलहदा सेल है। क्योंकि ये साथ साथ हैं तो इनको एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। तो ये दो अलग अलग सेल्स की, एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो शो की गई है और इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसके अंदर डार्क और लाइट स्टेनिंग पैटर्न जो है वो प्रेजेंट है। इन द सेम वे यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर दिखाया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स दिखाई गई हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है, हाइड्रोफिलिक हेड्स दिखाए गए हैं, फॉस्फोलिपिड्स दिखाए गए हैं। देन अंदर वाली साइड पे, इंटरनल साइड पे, जैसे कि आपको बताया था कि वाटर लविंग नहीं वाटर रिपेलिंग होता है, तो हाइड्रोफोबिक एंड्स दिखाए गए हैं जो कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और ये जो हाइड्रोफिलिक होते हैं क्योंकि ये बाहर वाली साइड पे होते हैं और ये वाटर लविंग होते हैं तो इनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। नेक्स्ट दिखाया गया है कि सेल की इनसाइड और सेल की आउटसाइड जो है वो किस तरह की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स शो किए गए हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स शो किए गए हैं, ओलिगोसैकराइड साइड चेन जो है वो शो की गई है। तो ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद ये वाली डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ये डायग्राम दिखाई गई है कि इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, डायग्राम के अंदर न्यूक्लियोलस शो किया जा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी शो किया गया है। बेसिकली ये रैट की डायग्राम है, रैट के पोर्शन से ली गई है। तो इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो शो की गई हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, पोर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, वो सारा कुछ जो है वो रिप्रेजेंट इस डायग्राम के थ्रू किया जा रहा है। न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में अगर डिस्कस करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर लेस कोलेस्ट्रॉल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन। जब आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उसके अंदर बताया गया था कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसके अलावा इन्वेलप के अंदर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ करते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। न्यूक्लियाई के अंदर जो हैं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो वो लूजली कंडेंस्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स होती हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। जब तक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं जो कि बना होता है कम्प्लेक्स डीएनए से, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन से। और जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाता है तो जितना क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पर्स्ड फॉर्म में होता है वो कंबाइन होके क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो फर्दर फिर डिवीजन में और सारी जेनेटिक मटेरियल और माइटोसिस मियोसिस में बेसिकली हेल्प आउट करते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए की बात की जाए तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है।
जैसे कि जो पेरेंट के अंदर होगी वही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगी। बहुत सी हेरिडिटी में चीज़ें जाती हैं जो कि पेरेंट्स की और ऑफस्प्रिंग्स की मिलती जुलती होती हैं। जैसे अगर आइडेंटिफाई करवाना हो कि किसी बच्चे का उसके किसी के साथ क्या रिलेशन है, तो उनके डीएनए जो है वो मैच किए जाते हैं। डीएनए से पता चल जाता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और इनके अंदर सेलुलर आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली सेल डिवीजन के दौरान ही जो हैं वो प्रॉपर वे में विजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई बेसिकली स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और ये डार्क मैनर में स्टेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्टेन फॉर्म में ये विजिबल होते हैं। इसी वजह से जब सेल को स्टडी किया जाता है तो सेंटर में जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन है वो शो करता है कि वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलाई के अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डीएनए से आरएनए जो है वो बनाया जाता है। डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन के बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है वो लाइफ के इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करके इम्पॉर्टेंट सब यूनिट्स बनाता है, जिन सब यूनिट्स के कम्बिनेशन से राइबोसोम्स बनता है। राइबोसोम फिर क्या करते हैं कि वो न्यूक्लियस से मूव कर जाते हैं, और फिर जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स होते हैं उनसे मूव करता हुआ साइटोप्लाज्म में चला जाता है। राइबोसोम्स की अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज हैं। तो राइबोसोम खुद जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, वहाँ से फिर न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से न्यूक्लियस के अंदर से मूव करके साइटोप्लाज्म में आते हैं, और फिर बाहर आके वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर वो जो हैं प्रोटीन्स उनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में भी नज़र आते हैं, और जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, लाइसोसोम्स के लिए, और फिर जहाँ कहीं पे सेल के बाहर प्रोटीन्स की ज़रूरत हो वहाँ पर भी उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करके उनको सेंड कर दिया जाता है। जहाँ कहीं पर फिर टारगेट हो वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप की जो बाहर वाली साइड होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच होता है, दूसरी तरफ से वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब आपने फॉर्मेशन के बारे में बताना है तो उसमें आप बताएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों साइड से अटैच होता है। वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और उसकी एक साइड जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच होती है, और उसकी दूसरी साइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होती है। इसके अलावा इसकी सरफेस जो है वो दो तरह की होती है। अगर इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच हो तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम जो हैं वो एब्सेंट हो तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इनके स्ट्रक्चर के बेस पे इनको नाम दिया गया है। इसके अलावा रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन भी जो हैं वो वेरी करते हैं। राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने या फिर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं, और फिर जहाँ कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, और सेल से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं उन जगहों पर जहाँ कहीं पर इनकी ज़रूरत होती है। लाइसोसोम की फंक्शनिंग में भी ये हेल्प आउट करते हैं, और इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स की और फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, जो आपको दूसरी जगह से पढ़ाया है, वहाँ पर फर्दर इनकी डिटेल जो है वो बताई गई है, तो आप इनको वहाँ से भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग-अलग फंक्शन जो हैं वो पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किस तरह से जगह जगह पे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच किए गए हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कहीं पर भी राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच नहीं है। इनकी अपर सरफेस जो है वो स्मूथ है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो है वो दानेदार सी है, इसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं।